दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा यानी एपीओ परीक्षा के सामान्य ज्ञान के आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार हल। ये परीक्षा 22 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा में आप जानते हैं कि ला के जो है 100 प्रश्न और सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी गई है, उसी के अनुसार हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। क्योंकि सामान्य ज्ञान या सामान्य अध्ययन का ये प्रश्न पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षा और जो परीक्षाएं होती हैं लोक सेवा आयोग द्वारा यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ परीक्षा, उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो कुछ प्रश्न जो है सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाएंगे, उसके लिए, उसके रिवीजन के लिए, और प्रश्नों का लेवल क्या है, प्रकृति क्या है और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य खंड सामान्य ज्ञान के आयोग के ऑफिशियल की के अनुसार हल, और प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या करेंगे ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें और कुछ अन्य तथ्यों को जान सकें। पहला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और सूचियों के आधार पर दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें सूची 1 में ऑपरेशन और सूची 2 में देश का मिलान करना है कि ये ऑपरेशन किस देश से संबंधित हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन, तो ये जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन ये इजराइल से संबंधित है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थर्ड, ये जो है ईरान से संबंधित है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ये आप जान लीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका का। और ऑपरेशन सिंधु ये भारत से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 और 1 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय इतिहास से है मध्यकालीन भारत के इतिहास से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन आप देखेंगे मलिक काफूर, प्रताप रुद्र देव, राणा रतन सिंह या रामचंद्र देव। तो सही उत्तर रामचंद्र देव। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो देवगिरी आक्रमण है ये कब से कब तक, तो याद रखिएगा 1296 ईस्वी और 1306-1307 ईस्वी में हुआ था। और इस समय वहाँ का देवगिरी का शासक रामचंद्र देव या इनका नाम रामचंद्र यादव, ये जो है देवगिरी के शासक थे। वो यादव वंश का शासक था जो बाद में अलाउद्दीन का जागीरदार बन गया था। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव थे। अगला प्रश्न करेंट अफेयर से पूछा गया है कि आइजैक नाडेर ने 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की पुरुषों की 1500 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसे हराकर जीता है। तो उत्तर है जेक व्हाइटमैन। इसमें आप जान लीजिए दोस्तों ये जो प्रतिस्पर्धा हुई थी 2025 विश्व एथलेटिक्स, ये कहाँ पर आयोजित की गई, ये टोक्यो में आयोजित की गई थी ये प्रतियोगिता। और आइजैक नादार ये कहाँ के रहने वाले हैं, इसको जान लीजिए। तो ये पुर्तगाल के धावक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। और इन्होंने मात्र 3.34 यानी 3 मिनट 34 सेकेंड और जो है 3.34.1 पॉइंट में ये दौड़ समाप्त की है। और आप जान लीजिए कि जेक व्हाइटमैन जिनको हराकर इन्होंने ये प्रतिस्पर्धा जीती, जेक व्हाइटमैन ये ग्रेट ब्रिटेन के निवासी हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश आदिवासी एबोरिजन जनजातियों की मूल जनसंख्या के लिए जाना जाता है। ऑप्शन है मध्य अमेरिका, अफ्रीकी उपसहारा, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा दोस्तों आदिवासी यानी एबो रीजनल जनजातियों की मूल जनसंख्या के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, ये आप जान लीजिए।
तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, तीसरे नंबर पर है चीन चाइना, चौथे नंबर पर रूस रसिया और पांचवें नंबर पर याद रखिएगा फ्रांस है। देखिए ये 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये देश 1945 से ही, आप जान लीजिए 1945 से ही परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो जर्मनी इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, लारेंटियन पठार कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में? तो सही उत्तर कनाडा में। देखिए लारेंटियन पठार ये जो है कनाडियन शील्ड के नाम से इसको जाना जाता है। याद रखिएगा कनाडियन शील्ड के रूप में लारेंटियन पठार को जाना जाता है और ये कनाडा में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर आते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग निम्नलिखित में से किन नगरों को जोड़ता है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। सबसे लंबा रेल मार्ग है दुनिया का ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे और इसकी लंबाई 9,289 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक को? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग ये जो है मॉस्को के पास है, ये पश्चिम में है और ईस्ट में व्लादिवोस्टॉक ये पूरब में है। तो याद रखिएगा ये ऐतिहासिक मार्ग साइबेरिया के जंगल, पहाड़ और 8 अलग अलग टाइम जोन से गुजरता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग दुनिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये रूस की राजधानी मॉस्को के सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टॉक को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, देखिए अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष, खान यानी माइंस के अध्यक्ष को क्या कहा गया है? तो सही उत्तर है खानों के अध्यक्ष को अकाराध्यक्ष कहा गया है। अकाराध्यक्ष या अकाराध्यक्ष अर्थशास्त्र में खानों के अध्यक्ष को कहा गया है। और जो ये अर्थशास्त्र है आप जानते हैं कि प्राचीन काल में कौटिल्य द्वारा लिखित है ये ग्रंथ और राजनीति विज्ञान या शासन कला का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? तो सही उत्तर कृषि क्षेत्र में। प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसग्विस्ड अनएम्प्लॉयमेंट जो है छिपी हुई बेरोजगारी, जब उत्पादकता शून्य होने के बावजूद लोग काम करते हुए प्रतीत होते हैं। इसमें आवश्यकता से अधिक लोग एक ही काम के लिए लगे होते हैं लेकिन उत्पादन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि अतिरिक्त लोगों को हटा भी दिया जाए तो कुल उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। स्थानीय पवन हरमट्टन पश्चिमी अफ्रीका सही है। मिस्ट्रल दक्षिण अमेरिका सही सुमेलित नहीं है। जोंडा अर्जेंटीना और खमसिन उत्तरी अफ्रीका। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है क्योंकि मिस्ट्रल दक्षिण अमेरिका में नहीं बल्कि फ्रांस में रोन नदी घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली जो है एक बहुत ही ठंडी, शुष्क और तेज स्थानीय पवन है। तो याद रखिएगा मिस्ट्रल फ्रांस में बहने वाली स्थानीय पवन है, न कि दक्षिण अमेरिका में। अगले प्रश्न पर आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ अम्ल और उपयोग उसका दिया गया है। तो बोरिक अम्ल का प्रयोग आँख धोने के लिए किया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्रयोग आप जान लीजिए खाद्य परिरक्षक के रूप में, फूड प्रिजर्वेटर के रूप में किया जाता है। कार्बोनिल अम्ल ये जो है ये स्वाद युक्त पेय यानी कोल्ड ड्रिंक्स में इसका प्रयोग किया जाता है। और ऑक्सैलिक एसिड जो है स्याही के दाग मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से है कि धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग या निष्कासन धन विधेयक की श्रेणी में आएगा, बिल्कुल सही है। और दूसरा, आप सभी जानते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी? तो सरोजनी नायडू ने। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। एक और प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत विश्व व्यापार संगठन का अध्यक्ष कब बना था? तो सही उत्तर है 1995 में। और भारत जो है 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। और इसी दिन जो है 1 जनवरी 1995 को ही WTO की स्थापना हुई थी। किसके स्थान पर? GATT, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रेड के स्थान पर 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो सही उत्तर है हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने चीन के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें रसायन और उपयोग का मिलान आपको करना है। देखिए, क्लोरोफार्म एक संज्ञाहरण के रूप में, यानी बेहोशी या जो है संज्ञाहरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन ब्लैक का प्रयोग ये जूते की पॉलिश में एक काला रंग द्रव्य मिलाने के लिए। फार्मेल्डिहाइड का प्रयोग जैविक नमूने के परिरक्षक के रूप में। और मेथेनॉल ये ऑटोमोबाइल के लिए एंटी फ्रीज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 4, 1 और 2। यहाँ पर देखिए 3, 4, 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सा जातीय समूह भारत में विशालतम जातीय समूह है, आपको बताना है। चीनी, तिब्बती, ऑस्ट्रिक, भारतीय, आर्य या द्रविड़? तो सही उत्तर है, भाषाई समूह की बात करें तो इंडो आर्य। ये जो है भाषाई समूह के रूप में अगर जो देखा जाए तो इंडो आर्य जो है ये भारत में विशालतम जातीय समूह है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जनगणना के आधार पर अगर जो देखा जाए तो जनजाति में कौन सी? भील। जनजातियों में जो है भील जनजाति भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। लेकिन अगर भाषाई समूह की बात करें तो भारतीय आर्य या इंडो आर्यन जिसको कहा जाता है, ये भारत का सबसे बड़ा समूह है और इसको लगभग देश की 74% जनसंख्या इसको बोलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस सल्तनत के सुल्तान को एक कल्याणकारी निरंकुश के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस सुल्तान को कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है? तो सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं, कई कल्याणकारी संस्थान स्थापित किए गए थे। इसको कल्याणकारी निरंकुश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें आपको धूसर क्रांति, तो धूसर क्रांति जो है आप जानते हैं उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज के उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। 3, 1, 2 और 4। तो यहाँ पर 3, 1, 2 और 4 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है कि इस रिपोर्ट का शीर्षक ए मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ AI है, बिल्कुल सही है।
और इस रिपोर्ट में भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये सही नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत को 130वां स्थान मिला है, याद रखिएगा। तो केवल और केवल कथन एक सही होगा मानव विकास रिपोर्ट 2025 के संबंध में। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकारीय बहुलक है, यानी बायोडिग्रेडेबल। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकारीय बहुलक है? तो ये है नायलॉन 2 नायलॉन 6, ये याद रखिएगा। नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये जो है जैव निम्नकारीय बहुलक है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कांग्रेसी नेता ने पाकिस्तान की मांग का समर्थन किया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी या महात्मा गांधी? तो सही उत्तर सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी या राजा जी ने 1944 में अपने प्रसिद्ध CR फार्मूले के माध्यम से पाकिस्तान की मांग को मौन स्वीकृति दी थी। सीधे सीधे नहीं, मौन स्वीकृति इन्होंने दी थी, याद रखिएगा। और उनका उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करना और स्वतंत्रता के लिए सहयोग प्रदान करना था। और CR फार्मूला जो है ये 1944 में राजगोपालाचारी द्वारा दिया गया था। इसमें उन्होंने प्रस्ताव किया कि युद्ध के बाद मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जनमत संग्रह कराया जाए, ताकि वे अलग राष्ट्र पाकिस्तान चाहते हैं या नहीं। राज्य व्यवस्था से संबंधित है अगला प्रश्न कि लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का परीक्षण करती है, बिल्कुल सही। और समिति का अध्यक्ष सामान्यतः लोकसभा का सदस्य होता है, बिल्कुल सही। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, 1 और 2। यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल से संबंधित है कि औरंगजेब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है औरंगजेब के पत्रों का संकलन रुकात-ए-आलमगीरी के नाम से प्रसिद्ध है, और इसको औरंगजेब के पत्र के रूप में भी जाना जाता है, रुकात-ए-आलमगीरी। और ये जो है मुख्य रूप से ये संकलन उनके बेटे, पोतों और अधिकारियों को लिखे गए पत्रों का संकलन है, जो उनके शासनकाल, प्रशासनिक नीति, धार्मिक दृष्टिकोण और व्यक्तिगत जीवन की झलक प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है कि बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय या मिजोरम। तो सही उत्तर त्रिपुरा। बहुभाषी शासन के लिए भाषिणी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य त्रिपुरा है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास से, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सातवाहन वंश के संस्थापक रहे हैं सिमुक, याद रखिएगा। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी और उन्होंने लगभग, आप देखिए, 230 ईसा पूर्व से 207 ईसा पूर्व के बीच कण्व वंश के अंतिम राजा को हराकर दक्षिण भारत में इस राजवंश की स्थापना की थी। सातवाहन को आंध्र सातवाहन भी कहा जाता है। आंध्र वंश या आंध्र सातवाहन की संज्ञा दी जाती है। सिमुक ने कण्व और शुंग शासकों की शक्ति को खत्म कर सातवाहन वंश की स्थापना की थी और सिमुक ने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया था। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो इनकी प्रारंभिक राजधानी प्रतिष्ठान या पैथन महाराष्ट्र थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और बेबल प्लान, इनका सही क्रम क्या है? तो इसमें देखिए, क्रिप्स मिशन महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्रिप्स मिशन किस वर्ष का है? तो क्रिप्स मिशन आप जान लीजिए 1942 का है। अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 का है। नेहरू रिपोर्ट 1928 का है और बेबल प्लान ये 1945 का है। तो इस तरह सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले 3, फिर 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था?
भगत सिंह, ऊधम सिंह, मनमथ नाथ या मदन लाल ढींगरा? तो सही उत्तर करजन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया था। अगला प्रश्न है, कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? आपको बताना है, बिंदुसार, कुणाल, अशोक या अग्निमित्र? तो अग्निमित्र जो है ये मौर्य वंश का शासक नहीं था। अग्निमित्र प्राचीन भारत के किस वंश के शासक रहे हैं? याद रखिएगा, शुंग वंश के शासक थे अग्निमित्र, और इन्होंने 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व तक शासन किया, और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के ये पुत्र थे। तो अग्निमित्र जो है ये पुष्यमित्र शुंग के जो है पुत्र थे, और ये मौर्य वंश के शासक नहीं थे। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन क्षरण दोनों का कारण है। मीथेन धान के खेतों और पशुओं द्वारा उत्सर्जित होता है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदान करता है, बिल्कुल सही है। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वाटर वेपर या जलवाष्प पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में और प्राकृतिक रूप से सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ये जो है ये जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस प्रभाव में 50% से अधिक योगदान इसी का है। तो इसलिए ये कहना कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आदि की तुलना में कुल ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान देता है। कार्बन डाइऑक्साइड के विपरीत मानव गतिविधियां सीधे तौर पर जलवाष्प की मात्रा को नहीं बढ़ाती, बल्कि गर्म होते वातावरण में प्रतिक्रिया के रूप में बढ़ती हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? यानी दोस्तों, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच देशों में लिंग आधारित अंतर और समानता की प्रगति का आकलन करने के लिए जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है इसके द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा द्वारा होने लगी? तो ये था 1858 का अधिनियम। याद रखिएगा, 1858 के अधिनियम द्वारा सिविल सेवा में नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा या कंपटीशन के आधार पर होने लगी। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घास के मैदान और स्थल, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया सही है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है। प्रेयरीज हंगरी ये आपका सही नहीं है। पंपास अर्जेंटीना सही है। तो प्रेयरीज हंगरी में नहीं तो कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, देखिए प्रेयरीज मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित हैं, जो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको तक अगर जो देखा जाए तो ये फैले हुए हैं, और ये विशाल क्षेत्र राकी पर्वतों के पूरब में स्थित हैं और इसे ग्रेट प्लेन्स के रूप में जाना जाता है, और अमेरिका में प्रेयरीज का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कर्स्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं, बिल्कुल सही है। वह जिम्बाब्वे से हैं, ये भी आपका सही है। तो क्रिस्टी कोवेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष हैं, और ये 41 वर्षीय तैराक हैं। 41 वर्षीय तैराक हैं। इनको मार्च 2025 में जो है 144वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र में चुना गया, और 23 जून 2025 को थॉमस बाख के उत्तराधिकारी के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, 130 वर्षों के इतिहास में यह पद संभालने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए।
तो डीएनए आप देखिए, डीएनए क्या है, ये है डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम है। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमिनो अम्ल जो हैं ये प्रोटीन के निर्माण के लिए सहायक होते हैं। और विटामिन के फाइलोक्विनिन इसका रासायनिक नाम है। तो इस तरह से सूची 1 का सुमेलन 2 से होगा 1 3 2 4, 1 3 2 4 ये सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो मौखरी वंश के शासकों की राजधानी कन्नौज थी, जिसको इत्र नगरी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है उकाई बांध किस नदी पर अवस्थित है, आपको बताना है। तो उकाई बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बना है और ये गुजरात के तापी में सूरत से लगभग 94 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? सूरत से। सूरत से 94 किलोमीटर दूर है और इसे बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। ये सरदार सरोवर के बाद गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है, जिसका उपयोग सिंचाई, बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा है। उकाई बांध तो ये तापी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण है कि किसी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? कलकत्ता जनरल, बंगाल गजट, समाचार पत्र, दर्पण या दिग्दर्शन? तो सही उत्तर बंगाल गजट। ये जो है इसको हिक्कीज बंगाल गजट कहा जाता है और इसकी स्थापना 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने कलकत्ता में की थी। ये भारत और एशिया का पहला मुद्रित समाचार पत्र था और इस साप्ताहिक समाचार पत्र ने ब्रिटिश औपनिवेशिक भ्रष्टाचार को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन अपनी निडर रिपोर्टिंग के कारण अंततः सरकार द्वारा इसे बंद कर दिया गया और इसका शुभारंभ 29 जनवरी 1780 को हुआ था। इसको हिक्कीज बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है बुक्सा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? दिहांग घाटी, कुमायूं, छोटा नागपुर या नीलगिरी की पहाड़ियाँ? तो सही उत्तर है कुमायूं। कुमायूं इसलिए ये उत्तराखंड। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के यूपी के तराई क्षेत्र में निवास करती है और उत्तराखंड में ये देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, ऊधम सिंह नगर जिलों आदि और कुमायूं आदि में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से ये बिजनौर जिले में निवास करते हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन हैं। राज्यसभा अनुदान मांगों पर मतदान नहीं करा सकती, बिल्कुल सही है। और राज्यसभा के पास मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल सही। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। कथन 1 और 2 ये दोनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है जिलेटिन का उपयोग ज़्यादातर आइसक्रीम बनाने में किया जाता है, किस लिए? तो सही उत्तर है जिलेटिन का उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्रिस्टलीकरण रोकने और मिश्रण को अस्थायित्व देने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक या फिजिकल चेंज है? तो देखिए लोहे की छड़ में जंग लगना ये केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक। कोयले का जलना ये भी केमिकल है। बिजली के बल्ब का चमकना ये भौतिक परिवर्तन है और दूध का दही से परिवर्तन ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो सही उत्तर बिजली के बल्ब का चमकना ये भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, इसरो का निसार किस अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त उपग्रह मिशन है? तो निसार जो है ये नासा और इसरो का, नासा और इसरो, एन से नासा और इसरो का IS। तो ये निसार जो है इसरो, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर राडार, ये जो है नासा और नासा अमेरिका के साथ इसरो का मिशन है और आप जान लीजिए ये जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया था। जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया। ये दुनिया का पहला दोहरा आवृत्ति रडार इमेजिंग उपग्रह है
जो 12 दिनों में पूरे ग्लोब का नक्शा तैयार करेगा और इसका उद्देश्य पृथ्वी की सतह, बर्फ की परत, पारिस्थितिक तंत्र और आपदाओं का हाई रेजोल्यूशन अध्ययन करना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। बानू मुश्ताक और दीपा भंडारी ने हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाला दूसरा लघु कहानी संग्रह है, तो ये सही नहीं है, केवल कथन 1 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है। इंडियन मुसलमान्स के लेखक कौन हैं? तो W हंटर ये इंडियन मुसलमान्स पुस्तक के लेखक हैं, जो है ब्रिटिश शासन के दौरान लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग और विषय का मिलान करना है। संविधान का भाग 17 ये राजभाषा से संबंधित है, सही है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। संविधान का भाग 15 निर्वाचन से। संविधान का भाग 2 संघ, ये सही नहीं है क्योंकि संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और भाग 2 के आर्टिकल 5 से 11 तक में जो है आर्टिकल 5 से 11 तक भारत के संबंध में नागरिकता के संबंध में वर्णन किया गया है। तो भाग 2 संघ से नहीं बल्कि नागरिकता से संबंधित है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका उपयोग कृत्रिम मधुरक या जो है कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? टोकोफेराल, एस्पार्टम, सुक्रोज या सोडियम बेंजोएट? तो सही उत्तर है, एस्पार्टम का प्रयोग कृत्रिम मधुरक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो सही उत्तर है, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। याद रखिएगा दोस्तों, पेशावर में 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से चंद्र सिंह गढ़वाली ने इनकार किया था। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी महासागरीय धारा या ओशन करंट अटलांटिक महासागर की है, आपको बताना है। कैलिफोर्निया धारा, हम्बोल्ट धारा, बेंगुला धारा या अलास्का धारा? तो सही उत्तर बेंगुला धारा। बेंगुला धारा जो है ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है या वहाँ पर प्रवाहित होती है। ये अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी तट पर मुख्यतः नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ उत्तर दिशा में बहने वाली ये एक ठंडी जलधारा है। याद रखिएगा, ठंडी जलधारा है बेंगुला धारा। और ये धारा अंटार्कटिक से ठंडा पानी लाती है, जिससे नामीब मरुस्थल के तटों पर घना कोहरा और शुष्क स्थिति उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 के अंतर्गत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले निम्नलिखित में से किस शहर को नई शुरू की गई सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई थी? ऑप्शन है पुणे, नवी मुंबई, सूरत या इंदौर? तो सही उत्तर है पुणे को। तो याद रखिएगा, स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले पुणे शहर को सुपर स्वच्छ लीग के श्रेणी के अंतर्गत मान्यता नहीं दी गई थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या, इसी साल ये जो APO परीक्षा, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा जो विधि विषय के अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है, उसके सामान्य अध्ययन का आयोग की ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ये हल था और उसका व्याख्यात्मक हल था। हमने कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों और प्रश्नों को अलग से देखा जो परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।